पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो दिफाई मुआहिदा हुआ है, इसके ऊपर यह देखा जा रहा है कि कौन कौन से ममालिक किस अंदाज में अपना रद्दअमल देंगे। अभी बहरहाल भारत का रद्दअमल हमारे सामने नहीं है, मुत्तहिदा अरब अमारात का रद्दअमल सामने नहीं है, अमेरिका का रद्दअमल सामने नहीं है, इजराइल का रद्दअमल सामने नहीं है। अलबत्ता ईरान की तरफ से बड़ा सख्त रद्दअमल आ रहा है एक शख्सियत की तरफ से। ये शख्सियत ईरान के वज़ीर ख़ारजा लेवल की नहीं है, ये ना ही ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान है, ना ही ये कालिबाफ हैं, ना ही ये ईरान के सदर हैं। ये ईरान की किस लेवल की शख्सियत है जिन्होंने इस मायदे के ऊपर बड़ा सख्त किस्म का रद्दअमल दिया है, और इसे क्या ईरान की पूरी रियासत का रद्दअमल समझा जाए? और अगर ऐसा है तो ये बहस पाकिस्तान के अंदर भी शुरू हो चुकी है और इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ लिखा जा रहा है, तरजीह दिए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ईरान ने वक्त से पहले ही ऐसा इंतहाई मजबूत किस्म का रद्दअमल दे दिया है और ये साबित करने की कोशिश की है कि ये जो मायदा हुआ है ये दर हकीकत ईरान के खिलाफ है। इस चीज़ को हमने आपके सामने रखना है, ईरान के इस रद्दअमल को, इसका पस मंज़र समझने की आज के इस व्लॉग में कोशिश करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ 8 अगस्त 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ईरान की पार्लियामेंट के रुकन है और कौमी सलामती खारजा पॉलिसी कमीशन के मेंबर हैं इब्राहिम रज़ाई। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है, पहले ये आप ये सुन लीजिए। इन्होंने इस मायदे पर फौरी और सख्त रद्दअमल देते हुए अपने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि सऊदी अरब को यह मालूम होना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ कागजी मुआहिदा उन्हें सलामती नहीं देगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे अमरीकियों को सालों तक एक तरफा दूध पिलाने से उन्हें सलामती नहीं मिली। अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त करो ताकि तुम्हें दूसरों से सलामती की भीख ना मांगनी पड़े। ये रद्दअमल आया है। ये जो शख्सियत है ये ईरानी पार्लियामेंट के रुकन है और कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के मेंबर हैं इब्राहिम रज़ाई। इसके अलावा यमन के हुस्न जिनसे मुतल्लिक ये तासुर है कि इनकी पुष्पनाही भी ईरान करता है, इनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आई है। इनके वज़ीर-ए-आज़म हैं महदी अल-मशात, ये कहते हैं कि ये जो 3 फ़िरक़ी दिफाई इत्तेहाद के ऊपर रद्दअमल देते हुए कहते हैं कि मुआहिदा माजी से लागू नहीं होता, नाकाबंदी के बदले नाकाबंदी का मसावात उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक उसके अहदाफ पूरे नहीं हो जाते। जो भी सऊदी अरब की 12 साला जाहरियत और नाकाबंदी कहलाने वाली चीज़ की हिमायत करता है वो खुद एक जारे मुल्क है या जारे है, चाहे वो इस मामले को दिलकश सुर्खियों में ही क्यों ना लपेट दे। ये जो बयान है ये ईरान की तरफ से आया और यमन के हुस्सियों की तरफ से आया, जिनसे मुतल्लिक तासुर है कि इनकी पुष्पनाही ईरान करता है, इनकी सपोर्ट ईरान करता है। अब माजरा हुआ क्या है, देखिए पहले इस चीज़ को समझना है कि पाकिस्तान ने हालिया तनाज़े के अंदर कोई ऐसा इक़दाम किया, क्योंकि पाकिस्तान भी तो इस एग्रीमेंट के अंदर शामिल है ना, कि क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसा एग्रीमेंट कोई इक़दाम किया है जो ईरान के खिलाफ हो। मिसाल के तौर पर सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई नोयत का मुआहिदा होता है। पाकिस्तान के अंदर भी इसकी खुशियां मनाई जाती हैं और सऊदी अरब के अंदर भी इसकी खुशियां मनाई जाती है। कहा यह जाता है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा और जो भी मामला था बहरहाल वह हुआ, लेकिन दोनों साइड के ऊपर खुशियां इसकी मनाएगी। लेकिन मशरिक़ वसा के अंदर जब ईरान अमेरिका इजराइल की जंग का आगाज़ हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता बाज़ माहिरीन पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए ही इस तहफ़्फ़ुज़ात या इस कंसर्न का इज़हार करने लग जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मायदा हमने सितंबर 2025 के अंदर सऊदी अरब के साथ किया था यही हमारे गले की हड्डी बन जाए और ऐसी सिचुएशन बन जाए कि हमें सऊदी अरब के दिफा में ईरान के खिलाफ जाना पड़े। और सऊदी अरब तो हमसे बहरहाल फिर भी दूर है, लेकिन ईरान के साथ तो हमारी सरहद लगती है, आगे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे ख़राब है, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो हम क्या ईरान के साथ भी दुश्मनी मोल ले सकते हैं? तीनों साइड के ऊपर हम एक कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं अपने बॉर्डर के आसपास। तो बहरहाल ये बहस जो है ये शुरू हो चुकी थी और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद अमरीकी अड्डे उन्हें ईरान निशाना बना रहा था और मामला यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि जो हालिया कशीदगी थी उसके बाद जब हमने ये देखा, पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर एक ऐसा वक्त आया कि ऐसा लगा कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव आ रहा है कि भाई आप जो है वो सऊदी अरब की साइड लें और ईरान जो हमले कर रहा है आप उसको किसी भी तरह से रोकें। लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल इस मामले के ऊपर कोई एक भी स्टेप जो है वो नहीं उठाया और पाकिस्तान एहतियात से काम लेता रहा। पाकिस्तान पैगाम रसानी और सालिसी का किरदार अदा करता रहा। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर कहा गया कि हमने ईरानी क़यादत के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की है और उन्हें यह कन्विंस किया है कि आप मेहरबानी करें, आप सऊदी अरब के ऊपर उस तरह से अटैक ना करें और फिर सऊदी अरब में अटैक की जो शिद्दत थी उसके अंदर एक नुमाया
کمی بھی آئی۔ تو پاکستان نے سفارتکاری کے ذریعے اپناتے ہوئے تمام تر اقدامات کیے۔ پاکستان ایران کے خلاف کوئی عملی طور کے اوپر میدان جنگ کے اندر نہیں اترا، سفارتی کوشش پیغام رسانی ثالثی کا کردار ادا کرتا رہا۔ پھر ایک اور معاملہ ایسا آیا جب ایک بار پھر سے اس ایگریمنٹ کی وجہ سے پاکستان کے اوپر ایک مشکل آتی ہوئی نظر آئی، اور وہ جو حالیہ ابھی تنازع بھی چھڑا ہوا ہے، اور وہ یمن کے حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان ہے۔ کہنے کو تو پرانا تنازع ہے لیکن نئے انداز میں شروع ہو چکا ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے بہت عرصے سے، تقریباً 10 سال سے یا 12 سال سے یمن کے حوثیوں کا فضائی بلاکیڈ کیا ہوا ہے۔ تو یمن کے حوثی کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا فضائی بلاکیڈ ختم نہیں کر دیتے ہم باب المندب سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور یہاں سے ہر گزرنے والے جو سعودی مفادات کا تیل بردار جہاز ہوگا، ٹینکر ہوگا، ہم اس کو نشانہ بنائیں گے۔ اور یہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب یہاں بھی لگا کہ شاید اب ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان اسی ڈیفنس پیڈ کو ایکٹیو کرے اور پاکستان سعودی عرب کی سلامتی اور اس کی بقا کے لیے یمن کے حوثیوں کے خلاف آ جائے، میدان میں آ جائے، اور باب المندب کو اوپن کروانے کے لیے اپنے جو وسائل ہیں وہ یہاں پر لے کر آ جائے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک تیل بردار جہاز سعودی عرب سے باب المندب سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے، انڈیا جاتا ہے، اس کو تو یمن کے حوثی نشانہ بناتے ہیں، لیکن پاکستان کے جھنڈے والے جہازوں کو یمن کے حوثی نشانہ نہیں بناتے، اور یہ اس بات کو واضح کر رہے تھے کہ یمن کے حوثیوں کی طرف سے پیغام تھا کہ چونکہ آپ اس جنگ کے اندر شامل نہیں ہیں تو لہٰذا ہم آپ کے جہازوں کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، اور بیک اینڈ پر پاکستان اور ایران کی جو گفتگو ہے یہ بھی سلسلہ جاری و ساری تھا۔ تو پاکستان نے یہاں بھی خود کو ایران یا ایران کے مفادات یا ایران کی ایسی تنظیموں کے خلاف جانے سے گریز کیا جن کے بارے میں تاثر ہے کہ ایران ان کی پوش پناہی کرتا ہے۔ تو یہ ایک ریکارڈ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واضح ہے ایران کے سامنے کہ اگر پاکستان، سعودی عرب اور ترکی اس ایگریمنٹ کے اندر شامل ہو رہے ہیں، اور پاکستان نے جہاں پر بہت سا دباؤ بھی آیا، حتیٰ کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسی دوران ہی بیچ میں ایسا لگا کہ تعلقات کشیدہ بھی ہو سکتے ہیں، اور $10 بلین کے قریب جو پاکستان نے سرمایہ کاری کی مد میں سعودی عرب سے مانگا تھا، سعودی عرب نے تو پاکستان کے 2 بار ریکویسٹ کرنے کے اوپر ان چیزوں کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا۔ پاکستان کے اندر آئل ریفائنری کے حوالے سے اعلانات کافی پرانے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک عملی طور کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ تو یہ ایک ایسی چیزیں تھیں جو تناؤ آ رہا تھا، اس میں یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کھل کر ایران کے خلاف نہیں جانا چاہتا، اور پاکستان کے اوپر ایک دباؤ آ رہا ہے کہ بھئی آپ ایران کے خلاف کچھ نہ کچھ اقدام کریں۔ اور UAE تو ہم سے خالصتاً اسی وجہ سے ناراض ہوا کہ آپ نے ایران جنگ کے اندر پیغام رسانی ثالثی کا کردار ادا کیوں کیا، کیونکہ ایران جو ہے وہ تو UAE کے اوپر بڑے پیمانے کے اوپر حملے کر رہا تھا۔ تو UAE کے ساتھ تعلقات ہمارے بگڑے ہی اسی وجہ سے وہاں کی جو ہماری لیبر تھی انہیں بھی یہاں پر جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور یہاں پر بھیجا گیا۔ تو یہ ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے سامنے پاکستان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ پاکستان نہیں گیا ہے ایران کے خلاف، تو پھر ایسے معاہدے کو کاغذی معاہدہ کہنا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرنا کہ یہ معاہدہ ایران کے خلاف ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ قبل از وقت ہوگا۔ این ممکن ہے کہ جو چیز ہمارے یا آپ کے سامنے نہ ہو، یا انٹیلیجنس بنیاد کے اوپر ایسی چیزیں لگ رہی ہوں جس کی وجہ سے ایران کو لگ رہا ہو کہ بھئی یہ کل کو معاہدہ ہمارے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر کل کو آپ کے خلاف استعمال ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر تو بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ ایران جنگ کے اندر، ایران امریکہ جنگ کے اندر بڑی تعداد کے اندر جو عوامی حمایت تھی، پبلک سینٹیمنٹ تھے، پاکستان کی بات کریں، دیگر ممالک کی بات کریں، وہ ایران کے ساتھ تھے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو بظاہری طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ فی الحال سعودی عرب نے ایک ماسٹر سٹروک کھیلا ہے۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑی تعداد کے اندر جو عوامی حمایت ایران کو حاصل ہوئی اس جنگ کے اندر، سعودی عرب بالکل کارنر ہو چکا تھا۔ سعودی عرب کے اوپر اچھی خاصی تنقید بھی ہوئی، اور اس بات کے اوپر تنقید ہوئی کہ آپ سعودی عرب کے حمایتی ہیں اور آپ امریکہ کے اتحادی ہیں، اور آپ کے سرزمین کے اندر ایسی بیسز اور ایسے اڈے موجود ہیں جہاں سے دیگر ممالک کے اندر حملے ہوتے رہے، ایران کے اندر حملے ہوتے رہے۔ تو مسلم امہ کی طرف سے ایک جو بیانات کا سلسلہ ہے یا تنقید کا سلسلہ ہے وہ سعودی عرب کے اوپر آیا۔ اب سعودی عرب نے یہ جو معاہدہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ اور ترکی کو شامل کر کے، یہ بڑی تعداد کے اندر جو پبلک سینٹیمنٹ ہے انہیں اپنے ساتھ ملانے کی ایک کوشش کی گئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہی سفارتی تناظر میں یا جیو پولیٹیکل لینس سے یہی چیز شاید ایران کو کچھ خاص اچھی نہیں لگی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے، ایک تجزیے کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس جنگ کے بعد ایران کا اس مشرق وسطیٰ کے اندر ایک اچھا خاصا ہولڈ ہو چکا ہے، اور اس نے امریکہ جیسی طاقت کے سامنے مقابلہ کیا ہے، اور وہ اس طرح سے نظام کی تبدیلی جو بیانیے اور جو منشور رکھ کر جنگ کا آغاز کیا گیا تھا، ایران اس کے اندر کامیاب ہوا۔ ایران نے وہ چیزیں نہیں ہونے دی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے بڑی تعداد کے اندر انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا، لیکن اس کے اندر یہ چیز تھی کہ کتنے حملے ایران برداشت کر سکتا ہے، اور وہ ایران نے حملے
बर्दाश्त किए और ईरान अपनी जगह के पर कायम रहा। तो ईरान ने खुद को ये कहा कि वो इस खित्ते के अंदर एक मुनफरिद और एक मजबूत ताकतवर बनकर एक नई ताकत और एक नए चेहरे के साथ उभर रहा है। तो लिहाजा मशरिक़ वस्ती के अंदर जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान और तुर्की के साथ एग्रीमेंट किया है, इससे ऐसा लग रहा है कि ईरान ये समझता है सिफारती सतह के ऊपर जियोपॉलिटिकल लेंस से कि उसकी पोजीशन को डाउन करने की कोशिश की गई है। और क्योंकि ईरान ये कहता था ये खित्ता हमारा है, हमें इसकी हिफाजत करनी है, तो इसलिए कोई और मुल्क यहाँ पर ना आए, हमें मिलकर आपस में इत्तेहाद बनानी चाहिए। उसको भी शायद हो सकता है कोई धचका पहुंचा हो। लेकिन एक जो ज़्यादा चीज़ जो मुझे समझ में आती है मेरे मुशाहिदे और तज्ज़िये के मुताबिक, वो ये है कि ईरान जो अपना होल्ड इस खित्ते के अंदर चाहता है, वो ये समझता है कि इस एग्रीमेंट के बाद किसी न किसी हद तक उसको धचका पहुंचा है या धचका पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये चीज़ें बड़ी पेचीदा किस्म की होती हैं, बाज़ नाज़रीन के लिए ये एक खुश्क टॉपिक भी होता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके मुमकिना इस मुआहदे के मुमकिना खदशात के हवाले से भी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। वो ये है कि देखिए, तुर्की जो है वो तेज़ी के साथ मिडिल ईस्ट के अंदर अपने किरदार को बढ़ा रहा है। शाम के अंदर इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि जो काम हम नहीं कर सके वो उर्दगान ने कर दिखाया, यानी कि उन्होंने एक बशार उल असद की हुकूमत का खात्मा करवाने के अंदर एक कलीदी किरदार अदा किया। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि सीरिया के अंदर तुर्की का एक असर और रसूख आ गया। इसी के साथ साथ अब तुर्की है वो लेबनान के अंदर भी उनकी हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छे से अच्छे करके ईरान का जो असर और रसूख है उसको भी कम करने की कोशिश कर रहा है। आपको याद है कि इस जंग से पहले, इस 40 रोज़ा और इस 13 रोज़ा जंग से पहले भी तुर्की ने यह पेशकश की थी कि हम ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात करवा देते हैं, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया था कि नहीं, हमें तुर्की की सालिसी कबूल नहीं है, हम ओमान के सालिसी के अंदर जाएंगे। अब ओमान की सालिसी इसलिए एक्सेप्ट की गई थी ईरान की तरफ से कि ओमान का ऐसा कोई दावा नहीं है कि उसने मिडिल ईस्ट के अंदर कोई बड़ा प्लेयर बनना है, लेकिन तुर्की का था और ईरान का भी ये है। तो इसलिए दो मुतजाद चीज़ें हो रही थी। अगर ईरान तुर्की के पास चलकर जाता मुज़ाकरात के लिए तो ईरान ये तस्लीम कर लेता कि भाई अब असर और रसूख जो है वो तुर्की का बढ़ रहा है। इसलिए ये जो मामला है ईरान ने ये ओमान की तरफ मोड़ दिया कि नहीं, हम ओमान के सालिसी के अंदर और ओमान ही के सरजमीन के अंदर अमेरिका के साथ बैठकर मुज़ाकरात करेंगे। तो बहरहाल ऐसी चीज़ें होती हैं। हर मुल्क जो है ये अपने मुफादात को देखते हुए खुद को खित्ते की एक बड़ी ताकत साबित करने की कोशिश करता है, और ज़ाहिर है ये हर मुल्क का हक़ है। सऊदी अरब का हक़ है, तुर्की का हक़ है, पाकिस्तान का हक़ है और ओमान का हक़ है, कुवैत, बहरीन, हर मुल्क का ये एक हक़ होता है। तो एक ये चीज़ हमें इसकी वजह नज़र आती है कि जो इतना सख्त रद्दअमल सामने आया। अब मुमकिन खदशात क्या है? ईरान की तनकीद किस वक्त जायज़ समझी जाएगी? अगर ऐसा होता है, ये उस वक्त जायज़ समझी जाएगी कि अगर एक ऐसा मुल्क जो खुल्लम खुल्ला ये कहता है कि उसने खित्ते के अंदर अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम को लेकर चलना है और उस तोसी पसंदाना अज़ाइम के अंदर सऊदी अरब का 30 से 35% हिस्सा भी है, अगर ये तीन मुल्की ये जो सह अफ्रीकी इत्तेहाद बना है, ये अगर उस मुल्क के खिलाफ इक़दाम नहीं करते जो वाज़े तौर पर कहता है कि हमारा जो ग्रेटर मंसूबा है उसके अंदर हमने 30 से 40% सऊदी अरब को भी शामिल करना है, अगर ये सह अफ्रीकी इत्तेहाद उस मुल्क के खिलाफ नहीं होगा बल्कि उस मुल्क के खिलाफ हो जाता है जिसका फ़कत ये मुतालबा है कि भाई इस खित्ते से अमरीकी अफवाज का इनखला होना चाहिए, तो फिर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वाक़ईन ये जो मुआहिदा हुआ है ये बेसूद हुआ है और पब्लिक सेंटिमेंट बड़ी तादाद के अंदर ईरान की हम आवाज़ के साथ हम आवाज़ होते हुए भी नज़र आएंगे। लेकिन कबल अज़ वक्त इसके ऊपर इस किस्म के बयानात देना, इस मुआहिदे को कागज़ी कहना, मेरा ख्याल है कि ऐसा लग रहा है कि ईरान की इस शख्सियत की तरफ से कबल अज़ वक्त ऐसी जो स्टेटमेंट है वो दी गई है और ये जानते हुए भी दी गई है कि पाकिस्तान के माजी के अंदर भी सऊदी अरब के साथ इस किस्म का मुआहिदा मौजूद रहा, मगर उस मुआहिदे के होने के बावजूद हम ईरान के खिलाफ खुलकर पाकिस्तान जो है ये नहीं गया, बल्कि ईरान के मामले के अंदर हमने UAE की जो दुश्मनी है वो भी मोल ली है। एक तो ये चीज़ है। अच्छा, बाज़ दोस्त ऐसे हैं जो ये भी समझ रहे होंगे कि ये जो मुआहिदा है ऐन मुमकिन है कि अमेरिका यहाँ से निकल रहा है। अब देखिए इसमें मुख्तलिफ राय हैं, तवजीह हैं। कल हमने रिपोर्ट किया था कि ये मुआहिदा क्या है, आज हम एक तवजीह की सूरत में आपके सामने चीज़ रख रहे हैं। मुमकिन आप इससे इत्तफाक करें, इख्तिलाफ करें, जो भी आपकी राय हो आपने ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल करना है। देखिए, सबसे पहली बात को ये समझ लीजिए, इस मुआहिदे के ऊपर अमेरिका को अभी तक कोई नाराज़गी, कोई गुस्सा नहीं है। सऊदी अरब अमेरिका का मजबूत तरीन इत्तेहादी, तुर्की नेटो का रुकन, मगरबी और अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, किसी से कोई छुपे ढके नहीं है। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अमेरिका के कैंप से मुकम्मल तौर के ऊपर निकल जाए। चीन के साथ उनके चाहे जितने भी तस्वीराती इक़्तिसादी ताल्लुकात हो, तो तीनों ऐसे ममालिक हैं जिनकी अमेरिका के साथ कोई बिगाड़ नहीं है। ना ही चीन, ना ही अमेरिका को ये लगता है कि ये खुलकर जो है वो चीन और रूस की तरफ चले जाएंगे, बल्कि ये तीनों ममालिक हमारे मजबूत इत्तेहादी हैं। हाँ, इस मुआहिदे को खालिसतन अमेरिका के खिलाफ उस तौर पर समझा जाएगा
जब सऊदी अरब ने जो अपना बड़ा जो सरमाया है शाही ख़ानदान ने अपना और मुल्की सतह के ऊपर जो अमेरिका के अंदर अमेरिकी कंपनीज़ के अंदर जो इन्वेस्ट किया है, जब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता निकालने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर हम ये कहेंगे कि वाकई सऊदी अरब ने अब अमेरिकी कैंप से निकलने का फैसला कर लिया है और पेट्रो डॉलर से भी कोई फैसला ऐसा आ गया कि भाई हम इसको इस मशरूर चीज़ से अब हटा रहे हैं। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, सऊदी अरब जो है अब ये खुलकर अमेरिका के कैंप से निकल रहा है और वाकई किसी और कैंप में जा रहा है या अपनी एक अलग से पहचान बना रहा है। तो ये एक चीज़ मौजूद है। इसको ये भी कहना कि अमेरिका इस मामले के ऊपर नाराज़ होगा, हमने अमेरिका के दुश्मनी मोल लेकर ऐसा एग्रीमेंट किया, नहीं, फिलहाल तक ऐसी कोई बात नहीं है। कल तक हो जाए तो वो एक अलहदा बात है। अलबत्ता इसके साथ एक और जो खदशा जो बयान किया जाता है, ये भी एक राय है बाज़ माहिरीन की, और वो ये है कि अमेरिका अब नहीं चाहता कि वो इस खत्ते के अंदर उस तरह से अपनी जो प्रेजेंस है वो यहाँ पर रखे, और वो ये चाहता है कि अगर कल को दोबारा से ईरान के साथ तनाज़ा हो और इसी तरह तिजारती आबी गुज़रगाहों को बंद किया जाए तो मुझे आने की ज़रूरत ना पड़े, मेरी फ़ौजों को आने की ज़रूरत ना पड़े, मेरे यहाँ पर वसाइल ना लगे, बल्कि ये जो इत्तेहाद हैं, ये चीज़ें हैं, यही आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं और हमारा जो काम है वो हथियारों की ख़रीदारी या बेचने के हवाले से ही रहे। तो ये भी एक राय है। अब ये पता नहीं कि हकीकत के कितने ऐन करीब है या नहीं है, लेकिन बहरहाल ये राय हैं, 3 से 4 इसके ऊपर राय दी जा रही हैं जो हमने आज के इस व्लॉग के ऊपर आपके सामने रखी है। अब इसमें से कौन सी राय आपको हकीकत के करीब लगती है, या ईरान का इस किस्म के बयानात देना काबिल वक्त लगता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ईरान के शख्सियत की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई है उनके खदशात दुरुस्त हैं और उसी की बुनियाद के ऊपर ऐसे बयानात दिए गए हैं, तो भी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।